हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियोज़ में। आज की इस वीडियो में हम हिंदी क्लास 12 बिहार बोर्ड, इसका एग्ज़ाम 1 फरवरी 2023 से होने वाले हैं। तो वैसे बच्चों के लिए ये सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होगा, जिसका ये पहला पार्ट है। मेरा नाम अफ़ान है और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। तो चलिए दोस्तों, आज का ये पहला वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले इस शेर के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कि प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंज़र भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन यह दे सकते, स्नेह मगन में कौन सा समास है? तो स्नेह मगन में अगर देखेंगे बहुब्री समास है, तत्पुरुष कर्मधारय द्वंद्व। तो स्नेह मगन में अगर इसको हम विग्रह करेंगे, तोड़ेंगे, तो इसमें हो जाएगा स्नेह में मग्न। स्नेह में मग्न। अगर आप समास पढ़ेंगे तो पता होगा कि समास के 6 प्रकार होते हैं, बहुब्री, कर्मधारय द्वंद्व, तत्पुरुष, द्विगु। तो इस तरह के होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। थोड़ा वीडियो फास्ट होगा तो सिर्फ रिवीजन के तौर पर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विक्रम आदित्य का जो ये शब्द है, इसका संधि विच्छेद करें। विक्रम आदित्य, विक्रमा प्लस आदित्य, विक्रम प्लस आदित्य, विक्र प्लस आदित्य या विक्रमा प्लस आदित्य। तो विक्रमादित्य का संधि विच्छेद हो जाएगा विक्रम प्लस आदित्य, यानी विक्रम जोर विक्रम धन आदित्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, शुद्ध वाक्य को पहचानिए। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। आपका पत्र धन्यवाद मिला, सही धन्यवाद मिला। हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। तो इस तरह का आपको फाइनल बिहार बोर्ड में 1-2 क्वेश्चन मिलेगा जो शुद्ध वाक्य को पहचानना है। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, यानी आयुष्मती किसे कहते हैं? यानी जिसकी विवाह नहीं हुई है। और यहाँ अगर सी नंबर में देखेगा, हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रही है। तो सौभाग्यवती तो वो जब शादी हो जाती है तब वो सौभाग्यवती बन जाती है, तो फिर वो कन्या कहाँ से रहा? इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का, घोड़ा शब्द का संज्ञा बताइए। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। अगर आप संज्ञा पढ़े हैं तो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, जिनमें से इसमें 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो घोड़ा किस में आएगा? जाति में आएगा या व्यक्ति, भाव या समूह में? तो घोड़ा से क्या होता है? पूरी जाति का बोध होता है, जैसे अरबी घोड़ा, इंडियन घोड़ा और इस तरह के बहुत सारे घोड़े होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, जातिवाचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया, 5 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, उन्नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या है? उन प्लस नायक, उ प्लस नायक, उत प्लस नायक, उन्ना प्लस यक। तो देखो, सबसे पहली नज़र में जो अगर संधि विच्छेद नहीं पड़ेगा तो उसको लगेगा कि यही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये नहीं है। ठीक है, ऊ का कोई तात्पर्य नहीं होता, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इस संधि विच्छेद में क्या होता है? संधि विच्छेद में क्या होता है? संधि विच्छेद हमेशा वर्ण में टूटता है और समास हमेशा शब्दों में टूटता है। तो जो भी वर्ण टूटा है तो इसका दोनों का अर्थ होना चाहिए, एक मीनिंग होना चाहिए। ठीक है, तो ए और बी तो होगा नहीं, यक का भी कोई मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा? इसका सही जो मीनिंग हो जाएगा, इसका जो उत प्लस नायक होगा। संधि विच्छेद का क्या हो जाएगा? उन्नायक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उत प्लस नायक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नदी शब्द क्या है? तो नदी शब्द स्त्रीलिंग है। क्या है? नदी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 नंबर में, श्याम ने मिठाई खाई। श्याम ने मिठाई खाई में कौन सा कारक है? अगर आप कारक पढ़े होंगे, कारक के 8 भेद होते हैं। यानी कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अप्रदान से संबंध, काके की अधिकरण में, पर इस तरह का होता है। तो यानी यहाँ जो एक सेंटेंस दिया है, श्याम ने मिठाई खाई, इसमें कौन सा कारक है? तो खाने का काम कौन कर रहा है? श्याम ने,
यानी खाने का असर श्याम पर पड़ रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट यहाँ क्या है, कारक है, कर्ता कारक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 7 का बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ विलोम शब्द दिया हुआ है 8 नंबर में। अनुराग शब्द का विलोम क्या होगा? अनुराग शब्द का विलोम क्या होगा? तो अनुराग का हो जाएगा विराग। क्या हो जाएगा? विराग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यथार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यथार्थ का संधि विच्छेद होता है यथा जोड़ अर्थ, यथा धन अर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, यथा जोड़ अर्थ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पदबंध के कितने भेद होते हैं? तो पदबंध के 5 भेद होते हैं, डायरेक्ट भेद ही पूछ लिया, ठीक है। पदबंध के कितने प्रकार होते हैं? तो 5 होते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 का देखिएगा, मोर शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? यानी मोर को और किस किस नाम से पुकारा जा सकता है? यानी एक पर्यायवाची में क्या होता है, जब एक वर्ड का कई मीनिंग हो, ठीक है। तो मोर शब्द का पर्यायवाची हम यहाँ कह सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से सारंग होता है। क्या होता है? यानी मोर को सारंग भी कहते हैं, जैसे जल का नीर होता है, पानी होता है, इस तरह से होता है ना। तो इसी तरह से मोर को और किस किस शब्दों में जान सकते हैं हम? तो इसका हो जाएगा सारंग। उसके बाद देखिएगा 12 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, प्रकाश शब्द का लिंग निर्णय करें। यानी प्रकाश क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो प्रकाश शब्द जो है वो पुल्लिंग है, ठीक है। प्रकाश शब्द क्या है? पुल्लिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का देखिएगा, बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं? 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बनावट के एतबार से यानी बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? बनावट के अनुसार शब्द के 3 भेद होते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का देखिएगा, यहाँ से चले जाओ कैसा वाक्य? यानी प्रश्नवाचक, आज्ञाबोधक, विस्मयबोधक या संकेतवाचक। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से चले जाओ यानी ऑर्डर दे रहे हैं एक तरह का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिसको हम उर्दू में कहा जाता है जुमलाए अमरिया कहा जाता है, यानी ऑर्डर्ड वाला सेंटेंस है एक तरह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अपने गांव पर अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी मारना है, मुहावरे का क्या अर्थ होता है? कुल्हाड़ी से मारना, अपनी हानि आप करना, कुल्हाड़ी से काटना या अपना मतलब निकालना। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा, यानी अपने पाँव पर अपने कुल्हाड़ी मारने का अर्थ हो जाएगा अपनी हानि खुद करना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बालक, पढ़ते यानी उपसर्ग, पढ़ते, संधि और समास, ये 4 टॉपिक ऐसा है जो क्लास 12 में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो बालक शब्द में पढ़ते यानी पढ़ते वो शब्द होता है जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़ता है, लास्ट में जुड़ता है, जिसको हम लाहिका उर्दू में बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में उसको सफिक्स बोलते हैं। तो बालक में कौन सा ये होगा? पढ़ते, तो बालक, अक अक साउंड आ रहा है ना, तो इसमें क्या जुड़ा है? अक जुड़ा है, ठीक है। किसी को लग रहा होगा कि को अलग लग, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, बदनाम में उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग वो शब्द होता है जो किसी शब्द के शुरू में जुड़ता है, जिसको हम साबिका कहते हैं उर्दू में। तो बदनाम में क्या जुड़ा हुआ है? 17 नंबर का अगर आप देखेंगे, बदनाम में क्या जुड़ा है? बद जुड़ा है। तो बद क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, रात हुई और तारे निकले, वाक्य कैसा है? सरल वाक्य है, साधारण वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है? क्वेश्चन नंबर 18 का देखिएगा, रात हुई और तारे निकले, तो आप यहाँ देखेंगे और से जुड़ा हुआ है ना, जिसको कॉम्बिनेशन सेंटेंस भी कहा जाता है इंग्लिश में। तो ये संयुक्त वाक्य है, कंबाइंड सेंटेंस है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, संयुक्त वाक्य। क्वेश्चन नंबर 19 का देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 का देखिएगा, महात्मा शब्द कौन सा समास है? महात्मा शब्द कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास? तो महात्मा, महान है जो आत्मा, समास में अगर हम पढ़ाए हैं तो आपको पता है जो, जैसा, इस तरह का, यानी पहला शब्द दूसरे की क्या करे? विशेषता बताए, तो उसको कहा जाता है कर्मधारय समास, ठीक है। तो इसका हो जाएगा महात्मा कौन सा शब्द है? कर्मधारय समास है। 19 का बी हो जाएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, इसमें इसे कौन न स्वीकार करेगा? सर्वनाम कौन सा है इसमें? इसे कौन न स्वीकार करेगा, इन शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो कौन, कौन क्या है? एक सवाल पैदा कर रहा है, तो सवाल पैदा करने को हम कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ये जो वर्ड आया है ना, या कौन, कौन क्या है पता नहीं है, ठीक है, प्रश्न कर रहा है इस कौन से। तो कौन, क्या, इस तरह का अगर वर्ड आ जाए तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का देखिएगा,
नववधू शब्द कौन सा समास है? 21 नंबर का देखिए, नववधू। देखिए वधू का मतलब होता है नया दूल्हा, ठीक है, वर वधू होता है ना, तो नववधू, वधू की विशेषता बता रहे हैं, नया है, तो जो शब्द किसी की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का देखिएगा, मैदान शब्द का विशेषण क्या होगा? मैदाना, मदानी या मैदानी या मैदाना, तो मैदान शब्द का विशेषण मैदानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 22 का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का देखिएगा, पढ़ने योग्य के लिए एक शब्द क्या होगा? पठन, पठनीय, पढ़ाकू या पाठ। पढ़ने योग्य यानी जो चीज़ शब्द लिखा हुआ है उसको अगर पढ़ने लायक है तो उसको कहा जाता है पठनीय। क्या हो जाएगा? 23 का हो जाएगा बी, पठनीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का देखिएगा, भला शब्द कौन विशेषण है? भला शब्द कौन सा विशेषण है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, तो भला, बुरा, ये क्या है? क्वालिटी बता रहा है, ठीक है, एक गुण बता रहा है, तो इसका संधि विशेष समास ये हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, क्वालिटी बता रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ये है, ये सब संधि विच्छेद। व्याकुल में यानी व्याकुल जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो आधा वो वाला जो भी होता है ना वो वी में बदलता है। क्या बदलता है? वी में, वो दुर्गिकार वी में बदलता है। तो 25 नंबर का क्या हो जाएगा? व्याकुल का वी जोर आकुल हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, वी जोर आकुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, विशेष शब्द का विलोम क्या होगा? तो विशेष का विलोम होगा सामान्य। क्या हो जाएगा? सामान्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का देखिएगा, पेट में चूहे कूदने मुहावरा का अर्थ क्या होता है? यानी पेट में चूहा कूदने का मुहावरा का जो अर्थ होता है वो क्या होता है इन चारों ऑप्शन के हिसाब से? यानी जोर से भूख लगना, ये तो नॉर्मल सी बात है, सबको पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का देखिए, फैसला शब्द कैसा है? फैसला जो है ये देशज है, विदेशज है, तत्सम है या तद्भव है? तो आपको थोड़ा बता देते हैं कि तत्सम शब्द वो शब्द होता है जो संस्कृत का मूल शब्द होता है उसे तत्सम कहते हैं। तद्भव यानी संस्कृत का जो बिगड़ा हुआ रूप यानी उसको जो तोड़ मरोड़ के थोड़ा आम भाषा में यूज़ किया जाता है उसे तद्भव कहते हैं, ठीक है। तो फैसला यहाँ जो शब्द है 28 नंबर का अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? फैसला एक फारसी लफ्ज़ है, एक तरह से फारसी या उर्दू में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये विदेशज शब्द है, ठीक है, विदेशी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 29 का देखिएगा, जिसे भय ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? एक शब्द का अनेक शब्द यानी अनेक शब्द का एक शब्द भी पूछता है ना, जिसे भय ना हो उसे क्या कहा जाता है? निर्भीक कहा जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? यानी वर्ब के कितने भेद होते हैं हिंदी में? तो रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं, ठीक है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो इसका हो जाएगा 2 नंबर, जिसको ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब भी बोला जाता है इंग्लिश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का देखिएगा, सॉरी इसको, क्वेश्चन नंबर 31 का देखिएगा, जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि का कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? ये एक परिभाषा ही पूछ दिया, उसे अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। अवयव में जैसे जब, तब, अब इस तरह का शब्द आता है, जिसमें लिंग का, वचन का, पुरुष का, कारक का इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे क्या कहा जाता है? अवयव कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का देखिएगा, गिरोह शब्द कौन सा है? गिरोह यानी बहुत सारा चीज़ों का एक गिरोह है, तो उसको क्या कहा जाता है? ये समूहवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समूहवाचक हो जाएगा, यानी जिसको कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, आज्ञान शब्द कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 33 का देखिएगा, आज्ञान शब्द 33 का हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, नयन समास, यानी नयन समास। हालांकि आज्ञान समास कभी कभी तत्पुरुष भी होता है, ठीक है, औ का मतलब यहाँ नेगेटिव दिखा रहा है, ठीक है, और ज्ञान, जिसको ज्ञान नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? नयन समास हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ छूट गया, चलिए हम पीछे करके थोड़ा देख लेते हैं इसको। आज्ञान शब्द में कौन सा समास होगा? तो आज्ञान शब्द में जो है क्या हो जाएगा? जिसको ज्ञान नहीं है, नहीं का बोध हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा नयन समास। क्या हो जाएगा? नयन समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो कौन है जो भाषण दे रहा है? कौन है यानी पता नहीं है, यानी प्रश्न कर रहे हैं, हम सवाल कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। अगला देखिएगा क्वेश्चन जो है 35 का देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 35 का देखिएगा, क्रोध शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? क्रोध का पर्यायवाची होता है कोप। क्या होता है? कोप होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, संपूर्ण क्रांति किस लेखक की रचना है? जयप्रकाश नारायण की है, ये तो पता होगा, जेपी आंदोलन उसमें हुआ था, ठीक है। जयप्रकाश नारायण 1974 में छात्र आंदोलन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुदृढ़ गोष्ठी किसे कहते हैं? सुदृढ़ गोष्ठी, ठीक है। 37 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सुदृढ़ गोष्ठी किसे कहते हैं? तो ये बालकृष्ण भट्ट के चैप्टर से ये क्वेश्चन है। यानी यूरोप के काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली को कहते हैं। यानी यूरोप के लोगों के अंदर जो बात करने की कला होती है ना, उसी के अंदर सुदृढ़ गोष्ठी होती है। गोष्ठ का मतलब होता है मीटिंग एक तरह से, ठीक है। 38 नंबर का क्वेश्चन देखिए, लहना सिंह के भतीजे का क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर 38 का देखिएगा, लहना सिंह के भतीजे का क्या नाम था? तो लहना सिंह के भतीजे का नाम था कीरत सिंह। क्या था? कीरत सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का देखिएगा, उसने कहा था कहानी में पलटन का विदूषक कौन था? तो उसने कहा था कहानी में पलटन का विदूषक वजीरा सिंह था। कौन था? वजीरा सिंह था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 का देखिएगा, निम्न में से कौन लेखक थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़ा हुआ था? थियोसोफिकल सोसाइटी से कौन से लेखक का संबंध था, ताल्लुक था? तो जे कृष्ण मूर्ति का था। किसका था? जे कृष्ण मूर्ति का, जद्दू कृष्ण मूर्ति, जो शिक्षा पाठ लिखा है। क्वेश्चन नंबर 41 का देखिएगा, उदय प्रकाश किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? तो 41 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो संडे मेल। संडे मेल एक पत्रिका आता था, उसी का ये क्या था? सहायक संपादक था, यानी इसको संपादक करता था। क्वेश्चन नंबर 42 का, शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? यानी शिक्षा पाठ को किसने लिखा है? अभी हम बताए ना, जे कृष्ण मूर्ति ने लिखा है, जद्दू कृष्ण मूर्ति ने लिखा है। 43 का देखिएगा, तिरीच कहानी किस शैली में लिखी गई है? तो तिरीच कहानी जो है यात्रा विनीत है या आत्मकथा है? अगला क्वेश्चन है, तिरीच कहानी किस शैली में लिखी गई है? तिरीच कहानी जो है आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का देखिए, मलयज का मूल नाम क्या था? 44 नंबर का क्वेश्चन, मलयज का मूल नाम भरतजी श्रीवास्तव था। क्या था? भरतजी श्रीवास्तव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, देहरादून में अप्रेंटिस की नौकरी किस लेखक ने की थी? तो इसका ऑप्शन यहाँ नहीं है, इधर है। क्वेश्चन नंबर ओम प्रकाश वाल्मीकि ने की थी, भगत सिंह ने की थी, मलयज ने की थी या नामवर सिंह ने की थी? तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या हो जाएगा? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, जिसने झूठन कहानी लिखा था। तो इसका क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का देखिएगा, नामवर सिंह द्वारा लिखित परगीत और समाज क्या है? एकांकी है, आत्मकथा है, यात्रा वृत्तांत है या निबंध है? तो नामवर सिंह के द्वारा जो लिखित परगीत और समाज क्या है? 46 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, निबंध है, ठीक है। क्या है? ये एक निबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? मदन मोहन गुगलानी, ठीक है। 47 का क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। डायरेक्टली नाम पूछ जाए कि उसके बचपन का नाम क्या था? मदन मोहन गुगलानी, मोहन राकेश का। क्वेश्चन नंबर 48 का देखिएगा, बालू की डगरों के बीच खोई सी रह गई ये धाराएं, जो कभी वनश्री के ढके वक्ष अक्षर की खिलती रहती थी, प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? सिपाही की माँ, ओ सदानेरा, झूठन या बातचीत? तो 48 नंबर का जो आंसर होगा, आपको पता है कि वन की बात, वनश्री की बात, ये किस में कहेगी? ओ सदानीरा में, ठीक है। किस में कहा गया? ओ सदानीरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 का देखिएगा, जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया ओ सदानीरा कैसा निबंध है? व्यंग्यात्मक निबंध, व्यक्ति भाव और वस्तु प्रधान है, हास्य प्रबंध या ललित प्रधान? तो 49 का अगर देखेंगे, जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया ओ सदानीरा, अभी ओ सदानीरा का क्वेश्चन था ओपन ना, तो ये था व्यक्ति भाव और वस्तु प्रधान था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, सूरदास किस भाषा के महाकवि थे? 50 नंबर का हो जाएगा, सूरदास राजस्थानी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी? सूरदास जो है वो खड़ी बोली का था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था 51 नंबर का, दीक्षा गुरु वल्लभाचार्य से दीक्षित होने के पूर्व सूरदास कैसा पद गाया करते थे? 51 नंबर का देखिए, तो दीक्षा गुरु वल्लभाचार्य से दीक्षित होने से पहले सूरदास जो है दास्य, विनय और दैन्य भाव के गीत गाया करते थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 का चलते हैं, कवि नावादास के किसके समकालीन थे? यानी किस कवि के समकालीन थे नावादास? अजय जी के, पंत जी के, निराला जी के या तुलसीदास के? तो कवि नावादास जो है वो तुलसीदास के समकालीन थे, यानी उसी ज़माने में ये भी नावादास भी जो है अपना जो है पद लिखा करते थे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 नंबर का चलते हैं। कवि भूषण की दो प्रिय नायक कौन से हैं? अशोक और अगातशत्रु, चाणक्य और चंद्रगुप्त, छत्रपति शिवाजी और महाराज छत्रसाल। तो आपको पता है, तो इसमें जो है 53 नंबर का हो जाएगा, सी हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी और महाराज छत्रसाल की व्याख्या उन्होंने अपने कवि भूषण ने अपने कविता में कही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, कमायनी जयशंकर प्रसाद की कैसी रचना है? महाकाव्य है, प्रबंध काव्य है, खंड काव्य है, संपूर्ण काव्य है? तो कमायनी जो है वो क्या है? प्रबंध काव्य है। क्या है? प्रबंध काव्य है। कमायनी जयशंकर प्रसाद की कैसी रचना है? तो प्रबंध काव्य है। क्वेश्चन नंबर 55 का देखिएगा, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा, जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म हुआ था वो वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी उत्तर प्रदेश में, जहाँ से नरेंद्र मोदी जो है सांसद है। क्वेश्चन नंबर 56 का देखिएगा, प्रतिध्वनि कथा संग्रह किसकी रचना है? प्रतिध्वनि कथा संग्रह किसकी रचना है? तो प्रतिध्वनि कथा संग्रह जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 का देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन के रूपों की एक ही मूल प्रेरणा थी, एक ही लक्ष्य, एक ही रंग दिखाई पड़ता था, वह है पारंपरिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो क्वेश्चन नंबर 57 का हो जाएगा राष्ट्रीय स्वतंत्रता। पुत्र वियोग का जो चैप्टर लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका बी हो जाएगा 57 का। 58 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, युवा कवि 58 नंबर, युवा कवि के रूप में ज्ञानेंद्र का उदय कब हुआ था? 20वीं सदी के पहले दशक में, 20वीं सदी के दूसरे दशक में, और यहाँ पर इसका अगला ऑप्शन है 20वीं सदी के तीसरे दशक में या 20वीं सदी के 8वें दशक में। तो ज्ञानेंद्र का जो जन्म हुआ था 58 नंबर का अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो इसका हो जाएगा 20वीं सदी के 8वें दशक में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 का देखिएगा, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता संकलन से ली गई है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा डी नंबर। 59 का क्या हो जाएगा? डी नंबर। वह आदमी जो नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचारों की तरह, इसी से लिया गया है प्यारे नन्हे बेटे को, जिसको लिखने वाले सुभद्रा कुमारी चौहान है। 60 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, तुलसीदास का विवाह किनसे हुआ था? तुलसीदास का विवाह किनसे हुआ था? तुलसीदास का विवाह रत्नावली से हुआ था। किससे हुआ था? रत्नावली से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 का, बालकृष्ण भट्ट प्रारंभ में किस विषय पर अध्ययन किए थे? विज्ञान, संस्कृत, हिंदी और उर्दू। तो क्वेश्चन नंबर 61 का हो जाएगा संस्कृत। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृत पर उन्होंने क्या किया था? अध्ययन किया था, पढ़ाई किया था। क्वेश्चन नंबर 62 का देखिए, लहना सिंह कहाँ के रहने वाले थे? माझे के, मगड़े के, गुरु बाजार के या मगरकुट के? अगर आपने कहानी पढ़ा है तो पहले ही जो है लहना सिंह और उस लड़की के बीच जो बात होती है, तो तुम कहाँ आए हो, मगड़े, माझी, इस तरह का बात होता है। ठीक है, तो 62 का जो आंसर हो जाएगा वो माझे हो जाएगा। लहना सिंह कहाँ का था? माझे का रहने वाला था, वो जो लड़की थी वो मगड़े की रहने वाली थी। ठीक है, 63 का देखिएगा क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन के क्रम में जेल गए थे? नौसैनिक, बंग भंगला आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या चुआड़ आंदोलन? ठीक है, तो 63 नंबर का जो आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो 1932 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 का देखिएगा, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? तो जयप्रकाश नारायण, अगर आपने चैप्टर को पढ़ा है हिंदी का, सिर्फ रटे नहीं है, तो इसका आंसर आपको पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा 1924 में वो क्या बना था? मार्क्सवादी बना था। 64 का बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ चलते हैं। कामिनी तो यामिनी की शांति लाती है किस पाठ से लिया गया है? यानी ये जो सेंटेंस है, कामिनी तो यामिनी की शांति लाती है, ये किस चैप्टर से लिया गया? सिपाही की मार, रोज, झूठन या अर्धनारीश्वर? तो आपको पता है कि ये जो है अर्धनारीश्वर का एक लाइन है, बीच से उठा के दे दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 का क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मालती के पति का नाम क्या था? तो मालती के पति आपको पता है कि एक डॉक्टर था, इसका नाम था महेश्वर। ठीक है, और उसके बेटे का नाम टीटी था। ठीक है, लेखक उसी के घर जाता है, ठीक है, मेहमानी के लिए, जो उसका बचपन का दोस्त हुआ करता था, जो झूठन कहानी से लिया गया, सॉरी इससे रोज कहानी से लिया गया। 67 का देखिएगा क्वेश्चन, रोज शीर्षक कहानी में टीटी किसके शरीर से चिपक कर चुप हो जाता है? तो क्वेश्चन नंबर अगर 67 का देखिएगा, किससे टीटी यानी जो महेश्वर का जो बेटा था, यानी उस मालती की जो बेटे थे, वो किससे चिपक जाता है? तो मालती के साथ, अपनी माँ के साथ जो है चिपक जाता है। 68 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः याद करना चाहिए, भुला देना चाहिए, पकड़ना चाहिए, मन में बैठा लेना चाहिए? तो 68 नंबर का जो आंसर होगा वो भुला देना चाहिए। क्या होगा इसका आंसर? भुला देना चाहिए। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। 68 का क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा।
कर्नाट वंश के राजा कौन थे? राजा रमन सिंह देव, राजा लक्ष्मण सिंह देव, राजा कर्नाट वंश के राजा कौन थे? तो इस चारों ऑप्शन में अगर आप पढ़ेंगे तो 59 का क्या हो जाएगा? राजा हरि सिंह देव था। कौन सा? राजा हरि सिंह देव था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 का देखिएगा। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी थी? तो चमत्कार की कथा जो है 70 नंबर का अगर क्वेश्चन देखेंगे तो ये राजेंद्र बाबू ने लिखी थी, यानी राजेंद्र बाबू ने ही उसकी चमत्कार की कथा लिखी थी। 71 नंबर का क्वेश्चन देखिए। सिपाही की माँ एकांकी में आंगन के बीचों बीच क्या पड़ी थी? 71 का यहाँ ऑप्शन है देखिएगा। चौकी पड़ी थी, कुर्सी या खस्ताहाल, चारपाई या मोड़ा? तो आपको पता है वो एक चारपाई पड़ी हुई थी। क्या पड़ी हुई थी? चारपाई पड़ी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 72 का देखिएगा। झूठन शीर्षक आत्मकथा में मरे हुए पशु की खाल कहाँ बेचा जाता था? तो मरे हुए पशु की जो खाल है वो मुजफ्फरनगर के बाजार में बेचा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अखरावट किस कवि की रचना है? 73 नंबर का अगर क्वेश्चन देखेंगे, अखरावट किस कवि की रचना है? तो अखरावट जो है मलिक मोहम्मद जायसी, जो करबक कहानी लिखा है, ठीक है, उसी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 का। कछुक खात कछुक धरणी गिरावत, ये पंक्ति किस कविता से है? तो ये आपको पता है 74 नंबर का, अगर आपने किताब पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन, ये सूरदास का एक पद है, ठीक है, जिसमें कृष्ण को जो उसके पिता जो है खाना खिलाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, पहले और दूसरे पद में, पहले में उसको जगाते हुए दिखाया गया है, दूसरे में उसको खाना खिलाते हुए दिखाया गया है। तो कुछ खाते हुए वो गिरा देता है, ठीक है, कछुक गिरावत। तो ये सूरदास का पद से लिया गया। तो 74 का क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? ठीक है, सबसे कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट होता है जन्म और मृत्यु याद रखना। ठीक है, फिर भी आप कोशिश कीजिएगा कि याद रह जाए। नहीं रहने से आपके पास ऑप्शन है, सो क्वेश्चन आएगा उसमें आप छाट सकते हैं। तो 75 नंबर का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 1543 हो जाएगा। नावादास ने ज्ञानार्जन कैसे किया? यानी नावादास को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई? विद्यालय से, शिक्षक द्वारा, संत संघ द्वारा या महात्मा द्वारा? तो 76 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो सत्संग के द्वारा। कैसे हुआ था? सत्संग के द्वारा। 77 नंबर का देखिए। किनके आचार्य रूप पर कवि रूप भारी पड़ गया? तुलसीदास के, भूषण के, ज्ञानेंद्र पति के या रघुवीर सहाय के? तो 77 नंबर का आंसर हो जाएगा भूषण के, कवि भूषण, जिन्होंने छत्रसाल और शिवाजी का जो बखान किया है। ठीक है, तो 77 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, भूषण का। 78 नंबर। जयशंकर प्रसाद ने किस उपनाम से ब्रज भाषा में सवैयों की रचना की? 78 नंबर का अगर आंसर देखेंगे, ऑप्शन यहाँ है आपको, गंगाधर, गजाधर या कृपाधर या कालाधर? तो 78 का क्या हो जाएगा? कालाधर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 69 का देखिएगा, 79 का, 79 का। स्वाधीनता संघर्ष में किन की सक्रिय भागीदारी रही? रघुवीर सहाय की, ज्ञानेंद्र पति की, सुभद्रा कुमारी चौहान की या विनोद कुमार शुक्ल की? 79 का अगर आंसर देखेंगे, अभी बताया था कि ये राष्ट्रीय कवि है और राष्ट्र के नाम पर ही इन्होंने क्या लिखा है? ठीक है, पुत्र वियोग का नाम ये लिखा है, मतलब एक चैप्टर लिखा है इन्होंने, कविता लिखा है। सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 का देखिएगा। सुकून की तलाश किसकी रचना है? ये जो रचना है सुकून की तलाश, ये किसकी रचना? 80 नंबर का देखिएगा। तो सुकून की तलाश जो है ना, शमशेर सिंह बहादुर की रचना है ये। क्वेश्चन नंबर 81 देखिएगा। अधिनायक कैसी कविता? गद्य कविता, व्यंग्य कविता, पद कविता या छायावादी कविता? तो 81 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो व्यंग्य कविता है। ठीक है, ये राजाओं पर या फिर हुकूमत करने वाले लोगों पर व्यंग्य किया गया है, यानी कटाक्ष किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 82 नंबर का। भिन्नसार कविता संग्रह किसकी रचना है? यानी भिन्नसार जो ये कविता संग्रह ये किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी की, रघुवीर सहाय की, ज्ञानेंद्र पति की या भूषण की? तो 82 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, ज्ञानेंद्र पति की। भिन्नसार कविता जो है ये ज्ञानेंद्र पति का है। 83 नंबर का आंसर देखिए, क्वेश्चन देखिए। अशोक वाजपेयी की कविता इनमें से कौन सी है? गाँव का घर, हार जीत, उषा, जन जन का चेहरा एक? तो 83 का आपको पता होगा कि हार जीत जो है अशोक वाजपेयी का ही लिखा गया एक कविता है। ठीक है, 84 का देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए। किन विधाओं में विनोद कुमार शुक्ल का अवदान अप्रतिम है? विनोद कुमार शुक्ल का किन विधाओं में अप्रतिम है? तो 84 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कवि और कथाकार, ये दोनों रूप में जाने जाते हैं। कवि के रूप में भी जाने जाते हैं और कथाकार के रूप में भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 85 नंबर का। कहाँ जाने वाली सड़क पर किसानों और उनकी पत्नियों का सैलाब उमड़ पड़ा था? फ्रांस जाने वाली, गोदरविल जाने वाली या मर्सिले जाने वाली या बोर्डो जाने वाली? तो 85 नंबर का जो आंसर होगा वो कहाँ जाने वाली? तो गोदरविल जाने वाली सड़कों पर किसान और उसकी पत्नियों का जन सैलाब उमड़ पड़ा था। अब देखिए कुछ व्याकरण का क्वेश्चन है।
86 का घो का उच्चारण स्थान कहाँ होता है? क ख ग, यानी क ख ग, यानी क ख ग, यानी क वर्ग में जितने भी वो कहाँ से आता है? वो कंठ से आता है। तो इसीलिए वो घो भी क्या हो जाएगा? 86 का अगर आंसर देखेंगे वो क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें शुद्ध शब्द चुनिए। इनमें शुद्ध शब्द चुनिए। निर्दयी, मंत्रीवर, राजपथ या योगीवर। तो इनमें कौन सा ऐसा शब्द है जो शुद्ध है? 87 नंबर का देखिएगा, निर्दयी, योगीवर या मंत्रीवर। तो देखने में तो सब सही लग रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे डाउट है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संसार का संधि विच्छेद क्या होगा? संसार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सन प्लस सार, सम प्लस सार या सन प्लस सार, संस प्लस सार। तो संसार का संधि विच्छेद सम प्लस सार होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। 88 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 89 का दल शब्द कौन सा संज्ञा है? यानी दल जो है ये कौन सा संज्ञा है? द्रव्यवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या व्यक्तिवाचक। दल से क्या हो रहा है? एक समूह का बोध हो रहा है, ये क्या हो जाएगा? समूहवाचक हो जाएगा। 90 का देखिए, रोटी शब्द का लिंग निर्णय करिए। स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं है। तो रोटी किस तरह का शब्द है? 90 नंबर का देखेंगे तो रोटी क्या है? एक स्त्रीलिंग है, रोटी बन रही है, ठीक है। तो बिन ए नंबर हो जाएगा, स्त्रीलिंग है। 91 का देखिए, चूहा बिल से बाहर निकला किस कारक का उदाहरण है? चूहा बिल से बाहर निकला, तो चूहा बिल से अलग हो गया ना। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, यानी अपादान वाला जो है वो अलग होने का बोध हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये बी नंबर हो जाएगा। चूहा बिल से जब बाहर निकला तो बिल से वो अलग हो गया। अलग होने के लिए से का जो उच्चारण रहा, से दो के लिए आता है, संप्रदान के लिए अपादान से। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, ठीक है। तो इसका हो जाएगा बी। 91 हो गया। 92 का देखिएगा, सुगम, सुगम शब्द में उपसर्ग क्या है? 92 का आंसर देखिएगा, सुगम में क्या होगा? सु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सु हो जाएगा। उपसर्ग वो शब्द होता है जो किसी शब्द के शुरू में जुड़ता है और प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में जुड़ता है। 93 का देखिए, भिक्षुक शब्द में प्रत्यय क्या है? भिक्षुक, यानी 93 का अगर आप देखेंगे उसका प्रोनाउंस करेंगे 93 में, भिक्षुक, उक 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 का उच्चारण आ रहा है। क्या आ रहा है? उक, भिक्षुक, उक का उच्चारण आ रहा है, ठीक है। राज दरबार कौन सा समास है? नहीं, राज दरबार वाला जो शब्द है ये किस राज दरबार शब्द में कौन सा समास छुपा हुआ है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्विगु या द्वंद्व। राज दरबार यानी राजा का दरबार, ठीक है। तो इसका का उच्चारण, में का उच्चारण, से का अगर बीच में आ जाए तो वो तत्पुरुष समास होता है। 95 का देखिए, उसने कहा मैं निर्दोष हूँ, किस वाक्य का उदाहरण है? उसने कहा मैं निर्दोष हूँ, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या इनमें से कोई नहीं। तो 95 का जो आंसर होगा, उसने कहा कि मैं, की वाला वर्ड क्या कर रहा है? इसको जोड़ रहा है, तो ये मिश्रित वाक्य है, ठीक है। आग का पर्यायवाची क्या होता है? अनिमय, अरविंद, आगार या अनल। तो आग का क्या होता है? 96 का अनल होता है। आग को हम अनल भी बोलते हैं, ठीक है। आयात शब्द का विलोम क्या होगा? तो आयात का क्या हो जाएगा? निर्यात हो जाएगा। 98 का किसके आने की तिथि ना हो, किसी के जिसके आने की तिथि ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? अतीत, अल्पत या उसको क्या कहते हैं? जिसके आने की तिथि, अतिथि या अनुपम। तो जिसके आने की तिथि ना हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? उसको तो अतिथि कहते हैं, मेहमान कहते हैं। क्या कहते हैं? अतिथि कहते हैं या मेहमान कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 99 का देखिएगा, बात तक ना पहुंचना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहाना करना, निराधार करना, पागल हो जाना या सिर में दर्द होना। बात तक ना पूछना, यानी कोई आदमी आया उसको बात तक भी नहीं पूछें, ठीक है। इसका मतलब हम उसको निराधार कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 का देखिएगा और लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज़ का, पहला पार्ट का। विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं, याद रखिएगा। कितने होते हैं? संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक, परिणामवाचक और सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों, और ये इसका पहला पार्ट है। इसी तरह से 3-4 पार्ट और आएगा। और अगर आप कम से कम ये सीरीज़ भी देख लेते हैं तो आपको जो 1 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाला है बिहार बोर्ड का, उसमें आपको हमें इतना बता सकता हूँ कि 50 में आपका 45 नंबर आ जाएगा इससे, अगर आप समझते हुए चलते हैं। तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जितने भी आपके फ्रेंड्स सर्किल में ग्रुप्स है उसको शेयर कर दिएगा वीडियो को। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक धन्यवाद।